नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंशों का अध्ययन कर रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने गुलाम वंश के बारे में डिटेल में अध्ययन कर लिया था। आज इसी क्रम में दिल्ली सल्तनत के द्वितीय वंश यानी कि खिलजी वंश का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान कैमूर्स की हत्या उनके संरक्षक फिरोज खिलजी द्वारा कर दी गई और बाद में फिरोज खिलजी ने जलालुद्दीन की उपाधि धारण कर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से दिल्ली का नया सुल्तान बना और एक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक नए वंश की नींव डाली जिसका नाम रखा खिलजी वंश। ठीक, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में खिलजी वंश का अध्ययन करेंगे जिनका शासनकाल 1290 से लेके 1320 के मध्य रहा था। तो दोस्तों, इस वंश का एक ही प्रमुख जो है प्रतापी शासक है जिसके बारे में हमारे एग्जाम से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में अध्ययन करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि खिलजी वंश किस प्रकार जो है दिल्ली सल्तनत में अस्तित्व में आया था। खिलजी वंश जो है जिसका शासनकाल 1290 से लेके 1320 ईस्वी यानी कुल 30 वर्षों तक रहा था और इसके कुल प्रमुख 5 शासकों ने इन 30 वर्षों में जो है शासन किया था। तो आगे हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि इसकी स्थापना जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी। अब इसने जो है इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1290 से लेके 1296 यानी कुल 6 वर्षों तक फिरोज खिलजी ने जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन किया था। इसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली के पास ही किलोखरी में बनाई थी और किलोखरी का महल था जहां पर इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था और किलोखरी का महल जो है गुलाम वंश के शासक कैकूबाद द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान जो है बना था। इसने दिल्ली की गद्दी ग्रहण की थी। सुल्तान बनने से पहले यह बुलंदशहर का इक्तादार था। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक सेना के रूप में जो है गुलाम वंश में भर्ती हुआ था, ये किसी राजसी वंश से संबंधित नहीं था। आगे हम लोग इसमें डिटेल में देखते हैं कि जो है इसने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया था। अपनी योग्यता के बल पर ये सरे जहांदार यानी कि शाही अंगरक्षक, वो भी किसका, बलबन का। ये पहले क्या था, गुलाम वंश में जो है सरे जहांदार के पद पर था जिसे उस समय शाही अंगरक्षक माना जाता था सुल्तान का। बाद में समाना का सूबेदार इसको बनाया गया और कैकूबाद ने इसे आजीर मुमालिक, जो उस समय एक प्रमुख पद होता था सैन्य विभाग का प्रमुख, ठीक है, एक सेनापति के रूप में जो है कैकूबाद ने इसे जो है रखा हुआ था, पद दिया था और इसे शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो शाइस्ता खां की उपाधि किसको मिली थी, जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मिली थी और किसने दिया था, गुलाम वंश के शासक कैकूबाद ने दिया था। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो है क्योंकि ये 70 वर्ष की उम्र में जाकर जो है शासक बना था, सुल्तान जो है ये 70 वर्ष की उम्र में बना था और इस उम्र में जो है ये युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं था। इसलिए यह जो है दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी आंतरिक नीति जो है दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आधारित की थी, क्योंकि ये जो है इसके जितने भी विरोधी थे उसको ये प्रसन्न रखने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता था, उदारवादी नीति अपनाता था, क्योंकि उसका मेन रीज़न ये था कि ये जो है 70 वर्ष की उम्र में ज़्यादा युद्ध नहीं लड़ सकता था। इसने कहा भी था कि मैं एक वृद्ध शासक हूँ और मैं जो है ज़्यादा युद्ध नहीं लड़ सकता हूँ। आगे चल के इसी क्रम में 1296 ईस्वी में इसके भांजे अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी और दिल्ली का सुल्तान बना। तो अगला शासनकाल जो आता है खिलजी वंश के अंतर्गत वो आता है अलाउद्दीन खिलजी का, जिसका शासनकाल था 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक यानी कुल 20 वर्षों तक। खिलजी वंश का टोटल शासन था 30 वर्ष, जिसमें से अकेले एक शासक ने 20 वर्ष तक शासन किया था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसलिए जो है ज़्यादातर क्वेश्चन जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ज़्यादातर कार्य किए थे जो है और ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अलाउद्दीन खिलजी से ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो वास्तविक नाम था, जो बचपन का नाम था, वो अली था और इसे गुरसाप पे भी कहा जाता था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली को
बनाया था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत में जो है पहले शासक को छोड़ के जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक, हमने बताया था आपको राजधानी लाहौर थी, उसके बाद सभी की राजधानी दिल्ली में ही थी। अगला हम लोग देखते हैं कि इसका सेनापति था जो कि बहुत फेमस था, क्योंकि इसने दक्षिण भारत पर जो है अभियान करके कई राज्यों को जीता था। उसका नाम था मलिक काफूर। ठीक है, इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1000 दिनार देकर खरीदा था, अपना गुलाम के रूप में खरीदा था। तो इसका सेनापति था मलिक काफूर। आगे हम लोग देखते हैं, इसने एक उपाधि धारण की थी सिकंदर ए सानी के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। चूँकि अलाउद्दीन खिलजी अपना साम्राज्य विस्तार पूरे भारत में फैलाना चाहता था, इसलिए इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी, यानी कि अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहता था। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लेंगे। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो मलिक छज्जो जो कि उस समय कड़ा मानिकपुर यानी कि जो इलाहाबाद क्षेत्र था वहाँ का सूबेदार था, उसने विद्रोह छेड़ दिया था जलालुद्दीन के खिलाफ। तो जलालुद्दीन ने अपना सेनापति बना के अलाउद्दीन खिलजी को विद्रोह दबाने के लिए वहाँ पे भेजा, और अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पे जाके मलिक छज्जू को हराया और कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बन गया। ठीक है, आगे चल के उसने जो है दक्षिण भारत के कुछ राज्यों पर अपना विजय अभियान छेड़ा और भीलसा, चंदेरी और देवगिरी, मुख्य रूप से देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को हराकर इसने जो है काफ़ी मात्रा में धन की प्राप्ति की, और वापस आकर इसने जो है अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या धोखे से कर दी और 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है, इस प्रकार जो है यह पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य फैलाया और जीत हासिल की। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसका जो मुख्य जो है नीति क्या थी, साम्राज्य विस्तार की थी। तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि दक्षिण भारत पर भी अपना साम्राज्य विस्तार किया। आगे डिटेल में इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से थे। ठीक, तो उसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसने जो है अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया था। ठीक है, क्योंकि यह दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जो कि पूरा साम्राज्य विस्तार अपने पूरे भारत में फैलाना चाहता था, इसलिए कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता थी। तो इसने कुछ प्रमुख सुधार किए थे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि यह दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली या फिर कहिए बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था लागू की। यानी कि इसके शासनकाल में जो है धन, इसका जो खजाना था वो काफ़ी भर गया था, क्योंकि इसने ज़्यादातर राज्यों पर जो है जीत हासिल की, वहाँ से लूटपाट की। तो इसके लिए इसने जो है सबसे पहले एक व्यवस्था लागू की जिसको कहा मूल्य नियंत्रण या फिर बाजार नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, इसने बाजार नियंत्रण के लिए कुछ नवीन पद बनाए थे, जिसमें से प्रमुख था दीवाने रियासत। एक नया पद बनाया था दीवाने रियासत, जिसका काम होता था बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था को देखना। ठीक है, और साहना मंडी के नाम से एक जो है पद था जिसका जो रहता था बाजार का अधीक्षक। बरीद नाम का एक पद था जो था बाजार का निरीक्षण करने वाला, और कुछ ऐसे गुप्तचर रखे हुए थे जो पूरे राज्य में या फिर बाजार में घूम के उसकी व्यवस्था को देखते थे और जो है उसको सही करते थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जो है मूल्य नियंत्रण या फिर बाजार नियंत्रण की व्यवस्था लागू की थी। तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अगला इसका जो है प्रमुख कार्य हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें आता है कि वित्त विभाग की देखरेख के लिए एक नया पद बनाया था दीवाने मुस्तखराज। ठीक है, क्योंकि इसके शासनकाल में जो है ज़्यादा लूटपाट हुई थी, इसके पास ज़्यादा धन था, तो उसकी व्यवस्था को एक सिस्टमैटिक बनाने के लिए इसने एक जो है नए पद का गठन किया था जिसका नाम था दीवाने मुस्तखराज, जो होता था वित्त विभाग का प्रमुख। एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, जिसका काम था वित्त विभाग की देखरेख करना। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दीवाने मुस्तखराज जो नया पद था किसके शासनकाल में बनाया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि सैन्य सुधार। इसने जो है जैसे अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया था, उसी प्रकार से इसने अपने सैन्य
शक्ति में भी सुधार किए थे और वो जो है एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कि अलाउद्दीन ने प्रमुख सुधारों में सैन्य सुधार भी एक ऐसा सुधार था जो कि प्रमुख था, जिसमें इसने क्या किया था कि सैनिकों को नगद वेतन और अस्थाई सेना की नींव रखी थी। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने गुलाम वंश में देखा था कि जो सेना के कई अधिकारी होते थे उनको एकता व्यवस्था के अंतर्गत भूमि दे दी जाती थी और वो उसे अपने वेतन के रूप में उससे जो कर मिलता था वही वो लेते थे। लेकिन इसने क्या किया था कि एक अस्थाई सेना की नींव रखी, क्योंकि इसको जो है दक्षिण भारत में कई राज्यों पर विजय प्राप्त करनी थी, इसलिए इसको पता था कि जो है इस प्रकार से सेना से विजय हासिल नहीं की जा सकती, तो हमें अस्थाई सेना रखनी पड़ेगी। तो इसने सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की, यानी कि जो व्यक्ति सेना में था उसका केवल काम था सैनिक का रूप में जो है लड़ाई करने का, और उससे कोई काम नहीं लिया जाता था, उसके बदले में उसको नगद वेतन दिया जाता था, क्योंकि इसके शासनकाल में धन की भी कोई कमी नहीं थी। और अस्थाई सेना की नींव रखी थी। ठीक है, नगद वेतन भी देता था और जो सेना में भर्ती हो जाता था उसको केवल सेना का ही कार्य करना रहता था। दिल्ली सल्तनत के शासकों में अलाउद्दीन के पास सबसे विशाल सेना थी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दूसरी इसने व्यवस्था लागू की थी कि इसकी सेना में जो घोड़े होते थे उनको दागने की प्रथा थी। घोड़े दागने की प्रथा का मतलब हुआ कि जो आप ये फिगर देख रहे हैं कि मतलब एक निश्चित प्रकार से घोड़ों पर निशान बनाए जाते थे, यानी कि जो घोड़े अच्छे होते थे, क्या होता था कि युद्ध के समय में कई घोड़े ऐसे होते थे चेंज हो जाते थे। ठीक है, तो अच्छे घोड़े ना खोने पाएँ इसलिए उनको एक निश्चित निशान, उनको किसी गर्म लोहे से उसको जो है दाग दिया जाता। दागने का मतलब होता है कि कोई निशान बना दिया जाता था जिससे घोड़ों की आसानी से पहचान की जा सके। घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा इसने शुरू की थी। सैनिकों का हुलिया लिखना का मतलब है कि उनके जो है चेहरे का आकार, उनकी नाक कैसी है, उनकी आंखें कैसी हैं, ठीक है, उनके चेहरे पे कोई चिन्ह है, इस प्रकार से उनका पूरा लेखा जोखा रखा जाता था जिससे जो है उनको पहचाना जा सके आसानी से। ठीक है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म अलग से यूनिफॉर्म टाइप में व्यवस्था होती थी कि युद्ध के मैदान में भी सैनिकों को पहचान लिया जाता था कि कौन सा सैनिक किसका है। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी कि घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी। ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि कर व्यवस्था, इसने कर व्यवस्था में भी काफ़ी सुधार किया था। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं कौन कौन सा था। इसने लूट के धन पे लगने वाला कर खम्स, एक कर उस समय लगता था, खम्स या खुम्स नाम से जाना जाता है, वो लूट के धन पे लगता था। ठीक है, लूट का धन हो या कहीं जो है गड़ा हुआ धन कहीं प्राप्त होता था तो इस प्रकार के धन पे एक टैक्स लगता था जिसको खम्स कहा जाता था। इसमें सुल्तान का हिस्सा 1/4 होता था, लेकिन इसने 1/4 के स्थान पे 3/4 कर दिया था, यानी कि कर को बढ़ा दिया था। और ये क्वेश्चन पीसीएस में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि सुल्तान ने जो है खम्स कर की व्यवस्था को 1/4 के बजाय 3/4 कर दिया था। ठीक है, दूसरा इसने जो किया था कि भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 1/2 भाग कर दिया था, यानी कि जो एक टैक्स वसूला जाता था भू राजस्व की दर थी उसको जो है 1/2 भाग तक कर दिया था। आगे इसने 2 नए कर लगाए थे, जिसमें एक था चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। ठीक है, और एक था गढ़ी कर। ठीक है, गढ़ी कर था जो कि घरों और मकानों पर लगाया जाता था, और एक था चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार से 2 नए कर की व्यवस्था इसने लागू की थी और इसने जो है एकता व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। ठीक है, जो एकता व्यवस्था जो है इल्तुतमिश द्वारा लागू की गई थी वो जो है एकता व्यवस्था क्या थी उसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था, और उसको इसने समाप्त कर दिया। और जो सभी दान की गई भूमि थी उसको जो है वापस लेकर खालसा भूमि में बदल दिया था। खालसा भूमि क्या होती थी, ये पूर्ण रूप से सुल्तान के नियंत्रण में रहने वाली भूमि होती थी, यानी कि इस भूमि से जो कुछ भी आय होती थी, जो कुछ भी कर प्राप्त होता था वो सुल्तान का होता था। ठीक है, तो सभी प्रकार की जो एकता व्यवस्था के अंतर्गत दी गई भूमि थी या फिर दान में दी गई भूमि थी या पेंशन के रूप में दी गई भूमि थी, उन सबको वापस लेकर खालसा भूमि में इसने बदल दिया था। आगे हम लोग देखते हैं इसने जो है कुछ विद्रोह
का जो है दमन किया और एक नया कुछ अध्यादेश भी जारी किए थे। इसमें क्या हुआ था कि जब इसने जो है अपने चाचा की हत्या करके जो है सुल्तान की पद जो है पर बैठा था, तो इसके जो उस समय के जो अमीर वर्ग के लोग थे, जो तुर्की अमीर थे, जो सरदार वर्ग के लोग थे, उन्होंने इसका जो है विद्रोह जो है शुरू कर दिया था। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए इसने कुछ अध्यादेश जारी किए थे। उसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो उसने सबसे पहले किया था कि उपहार में दी गई भूमि, जो अभी हमने आपको बताया था, जो इक्ता भूमि थी, जो दान की गई भूमि थी, जो पेंशन के रूप में दी गई भूमि थी, इन सभी की भूमि को वापस लेकर खालसा भूमि में इसने बदल दिया था। और दूसरा काम क्या था कि इसने कुछ अच्छे गुप्तचर जो है नियुक्त किए थे, जो पूरे उसके शासन व्यवस्था में घूम घूम कर गुप्त सूचनाएं प्राप्त करते थे, क्योंकि उस समय जो विद्रोह होता था उसका कहीं ना कहीं जो है प्लानिंग होती थी और ये लोग गुप्त सूचनाएं प्राप्त कर उसको जो है विफल कर देते थे। अगला था कि इसने शराब, भांग, जुआ आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इसका मानना था कि जितने भी अमीर वर्ग के लोग हैं, जितने भी सरदार उस समय जो है सक्रिय थे, वो लोग क्या करते थे कि जो है कहीं शराब की महफिल जमी या फिर कहीं भांग की, जुआ का, इस प्रकार से, तो वहीं पर बैठकर जो है विद्रोह का जो है बातें होती थी और वहीं पे प्लान बनता था। तो इसलिए इसने जो है इस प्रकार की व्यवस्था पर रोक लगा दी थी और इसने अमीरों और सरदारों के दावत और विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी कि जो अमीर वर्ग के थे वो अमीर अपने किसी पुत्र या पुत्री की शादी किसी दूसरे अमीर के यहाँ नहीं कर सकते थे। उसका मेन रीज़न यही था कि जो है जिससे आगे विद्रोह ना हो, कोई दावत ना हो, कोई फंक्शन ना हो जिसमें ज़्यादा अमीर एक साथ इकट्ठा हों, क्योंकि इसका मानना था कि ज़्यादातर जो विद्रोह की बातें होती हैं, जो प्लान बनता है, वो कहीं दावत या फिर जो है अमीरों के यहाँ से ही बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसने कुछ अध्यादेश जारी किए थे जिसकी वजह से इसको जो है जाना जाता है और ये कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं साम्राज्य विस्तार, जो कि अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसको साम्राज्य विस्तार के लिए भी जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो दो अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार था, उत्तर से लेके दक्षिण तक फैला हुआ था। लेकिन इसके पहले अगर हम लोग बात करें गुलाम वंश में, तो गुलाम वंश का साम्राज्य विस्तार कुछ इस तरह से था। ठीक है, जो कि क्या हुआ था कि तराई क्षेत्रों से बंगाल से लेके जो है पाकिस्तान के वर्तमान में क्षेत्र तक ही था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपना साम्राज्य विस्तार दक्षिण में भी जो है स्थापित किया। ठीक, तो साम्राज्य विस्तार के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। इसके बारे में डिटेल में अगर हम लोग देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। ठीक है, यह सल्तनत काल का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उसने उत्तर भारत के कई राज्यों पर विजय अभियान चलाया, जिसमें अलाउद्दीन का प्रथम सैन्य अभियान जो था वो 1298 ईस्वी में गुजरात के विरुद्ध था। ठीक है, सबसे पहले इसने किस राज्य को जीता था? गुजरात को। उसके बाद इसी क्रम में 1301 में इसने रणथंभौर के राजा हमीर देव को हराया था और 1303 में चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह को हराया था। ठीक है, आपने अगर मूवी देखी होगी पद्मावत, तो उस पूरी मूवी में जो है अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सिंह के बारे में ही दिखाया गया है। ठीक है, तो ये 1303 का अभियान था चित्तौड़गढ़ का। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि आगे चलकर वो दक्षिण भारत में मालवा, सिवाना और जालौर पर भी विजय प्राप्त की थी। ठीक है, और दक्षिण भारत में इसी क्रम में उसने देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांड्या राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। ठीक है, और खिलजी वंश के दक्षिण अभियान में इसका सेनापति कौन था? मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो जितने दक्षिण वाले राज्य इसने जीते थे उसमें इसकी मुख्य भूमिका उसके सेनापति मलिक काफूर की थी। ठीक है, तो इतना इम्पॉर्टेंट इसके साम्राज्य विस्तार से जो कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आइए अब देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए कुछ प्रमुख निर्माण कार्य कौन कौन से थे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रमुख निर्माण कार्य में पहला था अलाई दरवाज़ा, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, यह साउथ दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर के अंदर स्थित है। ठीक है, इसमें जो है सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया था, जो कि इस्लामिक वास्तुकला की जो है एक खूबसूरत और आकर्षक नक्काशी इसमें की गई है। ठीक है, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। दूसरा प्रमुख जो निर्माण कार्य था वो था जमायत खां मस्जिद, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, और इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था निजामुद्दीन औलिया
दरगाह के समीप यह स्थित है और यह पूर्णतया इस्लामी शैली से निर्मित इस मस्जिद में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया। आप इस फिगर में जो है इसको देख सकते हैं, ठीक है, लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। यह निजामुद्दीन औलिया दरगाह के समीप ही स्थित है। आगे हम लोग देख लेते हैं, तीसरा प्रमुख निर्माण कार्य था सीरी का किला, ठीक है। एक किले का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, जिसको सीरी का किला कहा जाता है, और मंगोलों के हमलों से शहर की रक्षा करने के लिए इसका निर्माण कराया गया था। लेकिन वर्तमान समय में इसके केवल खंडहर ही यहाँ पे बचे हुए हैं, जो आप इस फिगर में देख सकते हैं। बहुत छोटा सा पार्ट इसका वर्तमान समय में बचा हुआ है, जो कि एक जो है दीवार के रूप में, जो पत्थर की दीवार के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। और इसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए करवाया था, ठीक, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय पे ही मंगोलों ने लगभग 5 बार आक्रमण किए थे, जिसका सफलतापूर्वक जो है अलाउद्दीन ने जो है दमन भी किया था। तो ये कुछ प्रमुख 3 थे। इसके अलावा एक और है जिसको हजार खंभा महल भी कहा जाता है, जिसका आज जो वर्तमान में अस्तित्व नहीं है, खंडहर के रूप में बचा हुआ है। ये भी जो है इसी परिसर में स्थित है, यानी कि कुतुब मीनार परिसर के पास ही, ठीक है। तो ये प्रमुख निर्माण कार्य थे जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाए गए थे। तो इस प्रकार कुछ प्रमुख निर्माण कराते हुए आगे चलकर 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई और आगे चलकर उसका उत्तराधिकारी जो है बनाया गया शिहाबुद्दीन उमर खिलजी को। यहाँ पे क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जो उसका सेनापति था मलिक काफूर ने एक वसीयतनामा पेश किया, जिसमें अलाउद्दीन के पुत्रों को, जो कि खिरिज खां, सल्दी खां और मुबारक खां थे, के स्थान पर खिरिज खां के नाबालिग पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बनाया गया। जो मलिक काफूर था उसने एक वसीयतनामा प्रस्तुत किया, जिसमें कहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपना उत्तराधिकारी जो है अपने पुत्रों को ना करके शिहाबुद्दीन उमर को किया है, ठीक है। और मलिक काफूर जो था क्या था, उस समय उसका संरक्षक बन गया था, यानी कि स्वयं को अपना शिहाबुद्दीन उमर को संरक्षक बना लिया और उनके पुत्र जो कि खिरिज खां और सल्दी खां को जो है बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया और शिहाबुद्दीन उमर को दिल्ली का नया सुल्तान बनाया गया, ठीक है। इसके पीछे मलिक काफूर की चाल थी, वो सोचता था कि जो है हम इनके संरक्षक बन जाएंगे और जो है हम आगे चल के दिल्ली का सुल्तान बन जाएंगे। लेकिन लगभग 35 दिनों के जो है शासन के बाद काफूर की हत्या अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र मुबारक खिलजी ने करवा दी, ठीक है। जो तीसरा पुत्र था मुबारक खां के नाम से, उसने जो है आगे चल के मलिक काफूर की हत्या करवा दी और स्वयं जो है शिहाबुद्दीन का जो अंगरक्षक बन गया, ठीक है। और आगे चलकर उसने शिहाबुद्दीन की भी हत्या कर दी और स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया, यानी कि मुबारक खां ने जो है अंत में शिहाबुद्दीन उमर की हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली का सुल्तान बना। तो आगे डिटेल में मुबारक खां के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आएगा कुतुबुद्दीन मुबारक खां, जिसका शासनकाल 1316 से 1320 ईस्वी तक था, ठीक है। ये जो है यहाँ पे डिटेल में देखेंगे तो मुबारक खां कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के नाम से सुल्तान बना। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, ठीक है। इसने जो है, क्योंकि ये लोग किसी राजवंश से संबंधित नहीं थे, जितने भी खिलजी वंश के शासक थे ये किसी राजवंश से संबंधित नहीं थे। हम लोगों ने देखा था कि कैसे जलालुद्दीन खिलजी जो है एक सेना के रूप में गुलाम वंश में था, आगे चल के सेनापति बना, उसके बाद उसने जो है सत्ता जो है अपने कब्जे में ले ली थी। तो ये लोग खलीफा को नहीं मानते, जो बगदाद के खलीफा थे उनको ये कुछ नहीं मानते थे, ये स्वयं को अपना खलीफा कहते थे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले किसने कहा था? मुबारक खिलजी ने, ठीक है। मुबारक खिलजी ने सबसे पहले अपने आप को स्वयं खलीफा घोषित किया था। आगे चलते सल्तनत काल में ऐसा करने वाला ये पहला शासक बना। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। अगला चलते हैं कि सुल्तान बनने के पश्चात उसने देवगिरी को अपने राज्य में मिला लिया और उसका नाम कुतबाबाद रखा, ठीक है। देवगिरी को अपने शासन में मिला लिया और कुतबाबाद रखा। फिर आगे चल के क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी की कठोर दंड व्यवस्था एवं बाजार नियंत्रण आदि व्यवस्थाओं को इसने समाप्त कर दिया, ठीक है। जो अलाउद्दीन खिलजी ने
जो है बाजार व्यवस्था नियंत्रण प्रणाली लागू की थी, मूल्य किसी भी वस्तु का एक निश्चित मूल्य लागू किया था, वो सारी व्यवस्थाएं इसने जो है समाप्त कर दी। आगे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को नग्न स्त्रियों की संगत पसंद थी। इसके बारे में एक ये जो है इतिहासकारों ने लिखा है कि इसको जो है नग्न स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी, और बर्नी ने तो यहाँ तक कहा कि यह जो है अपने दरबारियों के बीच में नग्न होकर दौड़ा करता था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसके बारे में कुछ जो है बातें सामने आई। आगे चल के इसमें है कि इसने जो है क्या किया था कि अपनी इसी संगत के कारण कभी कभी वह राज्य दरबार में जो है स्त्रियों का वस्त्र पहनकर भी आ जाता था। ठीक है, तो मुबारक खिलजी जो कि जो है इसका शासनकाल 1316 से लेके 1320 ईस्वी तक था। आगे चल के इसमें देखते हैं कि इसने एक गुजराती हिंदू मुस्लिम धर्म में धर्मांतरित खुसरो मुबारक खिलजी का विश्वास पात्र बन गया था। ठीक है, एक व्यक्ति था खुसरो जो कि हिंदू था, लेकिन उसने जो है अपने आप को, अपना धर्म जो है उसने परिवर्तन कर लिया था, और ये जो है मुबारक खिलजी का विश्वास पात्र बन गया था, और सुल्तान ने इसे अपना नायब ममलिकात नियुक्त किया। यानी कि जो है हम लोगों ने देखा था एक पद जो है नायब का पद जो है गुलाम वंश में जो है बनाया गया था, सुल्तान के समान ही उसको अधिकार दिए गए थे। उसको जो है क्या किया, मुबारक खिलजी ने खुसरो को नायब के पद पर नियुक्त किया। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात में। और अप्रैल 1320 ईस्वी में खुसरो ने सुल्तान की हत्या कर दी और नसरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से शासक बना। ठीक है, जो कि क्या था, पहले हिंदू था, बाद में उसने धर्म परिवर्तन किया, मुस्लिम बन गया, और उसने जो है मुबारक खिलजी का अपने विश्वास में लिया और जो है नायब का पद प्राप्त कर लिया, और बाद में उसने 1320 ईस्वी में सुल्तान की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में अगर देखते हैं तो नसरुद्दीन खुसरो शाह जो कि केवल 1320 कुछ ही समय तक जो है दिल्ली का सुल्तान रहा, इसके बारे में अगर डिटेल में देखते हैं तो खुसरो ने अलाउद्दीन और मुबारक शाह के काल के उन खिलजी अमीरों को मार डाला जिसकी निष्ठा पर उन्हें संदेह था, क्योंकि इसने ज़बरदस्ती सत्ता को हथियाया था जो है सुल्तान की हत्या करके। इसलिए जो उस समय के तुर्की अमीर थे उनसे इसको डर था, तो इसने जो है सभी अमीरों को मरवा डाला था। खुसरो ने अपने सगे संबंधियों को उच्च पद प्रदान किए। ठीक है, उसने मुक्त हस्त होकर धार्मिक नेताओं को धन दिया। ठीक है, यानी काफ़ी मात्रा में इसने जो है धन को दान में दिया। इसने बहुत सारा धन सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को भी दिया था। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया नसरुद्दीन शाह खुसरो के गुरु थे। ठीक है, आगे चलते देखते हैं कि गाजी मलिक मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी कि पंजाब का गवर्नर था। गाजी मलिक एवं अन्य कुछ अमीरों ने खुसरो द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ठीक है, और 5 सितंबर 1920 को गाजी मलिक ने खुसरो शाह को युद्ध हुआ और जिसमें खुसरो शाह मारा गया। ठीक है, और दूसरे दिन गाजी मलिक ने सीरी के महल में प्रवेश किया और अगले दिन 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सुल्तान बना। ठीक है, कौन बना? गाजी मलिक। ये कौन था? ये था पंजाब का गवर्नर उस समय पे, और चूंकि ये नसरुद्दीन खुसरो शाह जो था ये जो है अपना मनमानी कर रहा था, अपने जो है सगे संबंधियों को उच्च पद पर नियुक्त कर रहा था, धन को काफ़ी मात्रा में दान कर रहा था, तो इन सब को देखते हुए जो है गाजी मलिक ने जो है और कुछ जो है तुर्की अमीर और सरदारों के लेकर इसने जो है इनके खिलाफ जो है युद्ध लड़ा और खुसरो को मार दिया। और अंत में जो है गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना की जिसको तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार जो है 1320 ईस्वी में खिलजी वंश का अंत हो गया। ठीक है, और तुगलक वंश के बारे में डिटेल में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो लास्ट में अगर एक क्वेश्चन जो बनता है कि इस प्रकार खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था नसरुद्दीन शाह, जिसको गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने जो है हत्या कर दी और दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना की जिसे हम लोग तुगलक वंश के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।